नमस्कार साथियों, परीक्षायन परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों आज से हम लोग शुरुआत करते हैं केबीएस पेपर का, जो हमारा अभी पेपर होने जा रहा है केबीएस का। तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, शिक्षण को देखेंगे, जो आपके शिक्षण देता है साथियों उसको देखेंगे। कैसे कैसे आपके परीक्षा में प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए हैं, आज हम लोग शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर, क्योंकि साथियों अभी तक जितने भी एग्जाम हो रहे हैं हम क्या करेंगे, अगर प्रीवियस ईयर के पेपर को अगर अच्छे से देखेंगे तो हम क्या उसको अच्छे से कर पाएंगे। हमको एक तरीका मालूम हो जाए कैसे कैसे आपके प्रश्न बन रहे हैं, कैसे कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ठीक है, उसको हम देखते हुए आज हम लोग शुरुआत करते हैं साथियों। केबीएस पेपर जो हमारा अभी नजदीक आ गया है, तो उसके लिए शिक्षण जो होता है, इसका शिक्षण क्या होता है, बहुत ही अलग होता है साथियों। बहुत ध्यान से आप लोगों को सॉल्व करना होगा, बाकी उसको एक एक पॉइंट देखना होगा कैसे कैसे इसमें प्रश्न बने हुए हैं। तो चलिए साथियों, लग जाइए, कमर कस लीजिए। आज हम लोग शुरुआत कर देते हैं एकदम। देखते हैं पहले नई मोटिवेशन, नई ऊर्जा के साथ देखेंगे कैसे कैसे हम क्या क्या चीजें आज हमको देखनी है। तो कहा गया साथियों, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल साथियों खुद की मेहनत से ही मिलती है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल क्या होती है साथियों, खुद के मेहनत से ही मिलते हैं। तो लगे रहिए, एकदम विश्वास करिए साथियों, खुद की मेहनत करते रहिए और लग जाइए साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखते हैं प्रीवियस ईयर हमारे जो प्रश्न आए हुए शिक्षण में, कैसे कैसे प्रश्न आए हुए उसको देखते हैं। तो उसको एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा क्या है, प्रकृति के अनुरूप। पहला प्रश्न क्या है, प्रकृति के अनुरूप पूछा है साथियों। उसको देख लेते हैं क्या पूछा है। प्रकृति के अनुरूप अध्यापन करने का क्या अर्थ है। प्रकृति के अनुरूप अध्यापन करने का क्या अर्थ है साथियों। ऑप्शन ए दिया है, जीवन में कृत्रिम के विरुद्ध प्राकृतिक की ओर वापसी। जीवन में कृत्रिम के विरुद्ध प्राकृतिक की ओर वापसी। बी दिया है, मानव विकास के प्राकृतिक सिद्धांतों नियमों के अनुसार शिक्षित करना। सी दिया है, प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करना तथा शैक्षिक प्रक्रिया के लिए उनका उपयोग करना। और डी क्या दिया साथियों, उपयुक्त सभी। तो साथियों प्रकृति के अनुरूप अध्यापन करने का क्या अर्थ होता है। तो साथियों जीवन में कृत्रिम के विरुद्ध प्राकृतिक की ओर, बात सही है। जीवन में कोई भी चीजें अगर हम करेंगे, प्रकृति हमारी क्या कहते हैं, हम अपने प्रकृति अपने वातावरण में कोई भी चीज क्या करते हैं, करके ही तो सीखते हैं, उसमें क्या करते हैं, करते रहते हैं। ये बात आपकी सही है। मानव विकास के प्राकृतिक सिद्धांतों नियमों के अनुसार शिक्षित करना, ये भी बातें आपकी सही कही है। फिर क्या है, प्रकृति नियमों का अध्ययन, प्रकृति नियमों का अध्ययन करना तथा शैक्षिक प्रक्रिया के लिए उसका उपयोग करना। बिल्कुल सही बात है। कोई भी नियम, कोई भी कानून अगर बनाए जाते हैं तो हम उसका क्या करते हैं, अपनी दैनिक जीवन में उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो बात ये भी सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन हमारा जो डी ऑप्शन दिया साथियों, यही क्या होगा, उपयुक्त तो सभी। जिसमें दिया है जो हमारे 3 ऑप्शन सही हो गए, तो उपयुक्त सभी चौथा ऑप्शन वही क्या होगा, सही होगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है साथियों, वाक्यांश विद्यार्थी की आवश्यकताओं की व्याख्या करने में, वाक्यांश विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की व्याख्या करने में क्या होता है। ए दिया है, सभी दार्शनिक समूह इस बात पर सहमत है शिक्षा को मूल रूप में विद्यार्थी की स्व अनुभूत आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। बी दिया है, प्रयोगवादी कहते हैं कि आवश्यकताओं के अंतर्गत संभावित परिणाम के समझदारी पूर्ण विचार सम्मिलित होने चाहिए। सी दिया है, यथार्थवादी के अनुसार विद्यार्थी की आवश्यकताएं उसकी क्षण की इच्छाएं या संवेग होते हैं। डी दिया, प्रयोजनवादी के अनुसार आवश्यकता वह होती है जो प्रौढ़ व्यक्ति अनुभव करते हैं कि विद्यार्थी के लिए अच्छी है या बुरी। तो साथियों इस चीज को हम क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे। तो साथियों क्या हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, सभी दार्शनिक इस बात पर सहमत है कि शिक्षा को मूल रूप में विद्यार्थी की स्व अनुभूत आवश्यकताओं पर क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। बाकी ये सब बातें आपकी सही है, लेकिन उतनी सही नहीं जितना हमारा ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि सभी दार्शनिक सभी विचारक क्या करते हैं, इस बात पर सहमत होते हैं कि शिक्षा के मूल रूप में विद्यार्थी क्या होता है, अनुभूत आवश्यकताओं की आधारित होना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा जो ए ऑप्शन दिया यही क्या होगा, सही होगा। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। क्या दिया है, राजकीय विद्यालयों में, क्या दिया साथियों, राजकीय विद्यालयों में, राजकीय विद्यालयों में अधिकांश ड्रॉप आउट इसलिए होते हैं क्योंकि ये विद्यालय, राजकीय विद्यालय में क्या होते हैं, अधिकांश बच्चे क्या होते हैं, ड्रॉप आउट इसलिए होते हैं क्योंकि ये विद्यालय क्या होते हैं, विद्यालय की रुचि को कायम नहीं रख पाते हैं। ऑप्शन भी दिया है, पर्याप्त मात्रा में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप नहीं करवा पाते हैं। सी दिया है, पाठचर्या में पर्याप्त विविधता नहीं रखते हैं। और डी दिया है, बच्चों को आर्थिक सहायता नहीं दे पाते हैं। तो राजकीय विद्यालय में अधिकांश बच्चे क्या होते हैं साथियों, वो क्या करते हैं, ड्रॉप आउट कर। ड्रॉप आउट करने का मतलब क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बीच में क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बीच में उस चीज को छोड़कर चले जाते हैं साथियों। तो इसमें क्या होता है, विद्यार्थी की रुचि को
कायम करना, विद्यार्थी की रुचि को कायम नहीं कर पाते ये बात नहीं है साथियों। पाठचर्या प्रभाव विविधता नहीं रखते ये भी बात नहीं है। बच्चों को आर्थिक सहायता नहीं दे पाते ये भी बात नहीं है। बल्कि आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी जो दिया है, पर्याप्त मात्रा में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप को क्या होते उपलब्ध नहीं करवा पाते साथियों। इसलिए बच्चे क्या होते हैं भाई, जब पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप जब वो नहीं कर पाएंगे तो उनकी रुचि क्षमता योग्यता कहाँ उनको उस पर ध्यान जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, बीच में बच्चा क्या करता है, स्कूल को छोड़कर चला जाता है। ऐसे बच्चे बहुत अधिक पाए जाते हैं। तो उसमें क्या होती है, उसमें जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं यही क्या होती है, जिम्मेदार होती है। तुम्हारा जो बी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, अध्यापक निर्मित तथा मानकीकृत परीक्षणों का मुख्य अंतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है। अध्यापक निर्मित तथा मानकीकृत परीक्षणों का मुख्य अंतर निम्न में से किस क्षेत्र में है साथियों। ए दिया है वस्तुगता, बी दिया है मानक, सी दिया है समग्र गुणवत्ता और डी दिया है विपरीतता। तो अध्यापक निर्मित तथा मानकीकृत परीक्षणों का मुख्य अंतर किस निम्नलिखित किस क्षेत्र में होता है। तो साथियों वो सबसे अधिक किसमें होगा, अगर हम किसी चीज को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, मानकीय रूप दे रहे हैं, एक अध्यापक अपनी निर्मित कक्षा को क्या कर रहा है, स्टैंडर्डाइज कर रहा है, उसके क्षेत्रों के बारे में जानकारी हासिल कर रहा है, तो क्या वस्तुगता होगी, वस्तुगतता होगी। क्या मानक कर रहा है, क्या विपरीतता कर रहा है, तो विपरीतता तो इसे भी नहीं होगा साथियों, बल्कि वो क्या कर रहा है, समग्रता, समग्र गुणवत्ता, क्या कर रहा है, समग्र गुणवत्ता, उसकी जितनी भी गुणवत्ता जो भी चीजें होती हैं उसके बारे में क्या कर रहा है, उसकी जानकारी को इकट्ठा करके उसमें एक एक चीजों को क्या कर रहा है, वो रख रहा है। तो हमारा कौन सही होगा साथियों, जो हमारा समग्र गुणवत्ता ऑप्शन होगा सी, वही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविज्ञान का शिक्षा में मुख्य योगदान किस रूप में होता है। मनोविज्ञान का शिक्षा में क्या होता है, मुख्य योगदान किस रूप में होता है। ऑप्शन पहला दिया है, ए दिया है उन उद्देश्यों को परिभाषित करना जिनकी प्राप्ति हेतु अध्यापक को प्रयास करना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन बी दिया है साथियों, क्या दिया है, शिक्षण कला को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। सी दिया है विभिन्न शिक्षण विधियों की सापेक्ष प्रभाविता की तुलना करना। डी दिया है संभाव्य रूप में सफल शैक्षिक प्रविधियों की पहचान करना। तो मनोविज्ञान का शिक्षा में मुख्य योगदान क्या होता है साथियों, वो क्या होती है, परिभाषाएं की बात नहीं करता साथियों, ये तो ऐसे आप कट गया। फिर क्या, विभिन्न शिक्षण विधियों की सापेक्षता प्रभावी तुलना नहीं कर सकते हम, तुलना कंपेरिजन नहीं करना है। यही चीज एक एक पॉइंट को आप ध्यान में देख करके अगर उसको सॉल्व करें। संभाव्य रूप शैक्षिक प्रविधियों की पहचान करना, तो शैक्षिक प्रविधियों की पहचान करना ये भी बात नहीं, बल्कि क्या होना, शिक्षण कला को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। क्या होता है, मनोविज्ञान का शिक्षा मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण कलाएं, जो हमारी शिक्षण विधियां, जो अनेक प्रकार से हमारी शिक्षण विधियां, शिक्षण विधि का प्रयोग करके हम शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके अपनी शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूरी करते हैं, उसे क्या करते हैं, एक वैज्ञानिक रूप प्रदान करना, वैज्ञानिक रूप देना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी हमारा जो दिया यही क्या होगा, इसमें सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, दिया साथियों उद्देश्यों का किस रूप में सार्थक होना आवश्यक है ताकि अधिगम प्रभावी हो सके। उद्देश्यों का किस रूप में सार्थक होना आवश्यक है ताकि क्या हो सके, अधिगम हमारा प्रभावी हो सके। ऑप्शन ए दिया है अध्येताओं की आवश्यकताएं तथा प्रयोजन, बी दिया है पाठचर्या का उद्देश्य, सी दिया है विद्यालय के मानदंड और डी दिया है अंतर्निहित बौद्धिक विचार। तो साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, दिया है उद्देश्यों का किस रूप में सार्थक होना क्या हो सकता है, आवश्यक होता है साथियों, पूछा है। तो उसमें क्या, अध्येताओं की आवश्यकताएं तथा प्रयोजन दिया है, उद्देश्यों की क्या होता है, आवश्यकताएं तथा प्रयोजन दिया साथियों। इसके बाद क्या दिया, उसमें पाठचर्या उद्देश्य, क्या पाठचर्या उद्देश्य इस चीज को निर्धारित कर सकते हैं, उद्देश्यों का किस रूप में सार्थक होना आवश्यक है ताकि क्या हो सके, अधिगम प्रभावी हो सके। तो पाठचर्यात्मक उद्देश्य नहीं होगा, विद्यालय मानदंड, वैसे अंतर्निहित बौद्धिक स्तर, ये तो बच्चे की हम जब क्या करेंगे, उसके जब किसी चीज का अवलोकन करेंगे तभी तो बौद्धिक स्तर, उसकी शारीरिक मानसिक जो आदि चीजें हैं संवेगात्मक, उस चीज के बारे में जानेंगे। बल्कि क्या होता है, अध्येताओं की आवश्यकताएं तथा प्रयोजन इसमें क्या होती है, निर्धारित होती हैं। उद्देश्यों का किस रूप में आवश्यक सार्थक होना आवश्यक है ताकि अधिगम क्या हो सके, हमारा प्रभावशाली हो सके, अधिगम प्रभावी हो सके। ये कौन सा ऑप्शन हमारा ए जो ऑप्शन दिया है क्या होगा, इसमें सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया है, किसी बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। किसी बालक को अभिप्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है साथियों। ऑप्शन दिया है उसके आम गौरव तथा आत्मसम्मान को आकर्षित करना, उसके आत्मगौरव तथा आत्मसम्मान को आकर्षित करना। बी दिया है सकारात्मक प्रेरकों अर्थात उद्दीपकों का, जो उद्दीपक रहते हैं उसका खुलकर प्रयोग करना। इसके बाद सी दिया है साथियों उन उद्देश्यों को पुनः प्रणालित करना जो व्यक्ति के पास पहले से हैं। और डी दिया है उसे असफलता तथा दंड का डर दिखाना।
तो हम किसी बच्चे को अगर सिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो उसे दंड, अब ये सब चीजें क्या होती है, नकारात्मक होते हैं। और उन उद्देश्यों को पुनः प्रमाणित करना जो व्यक्ति के पास पहले से, ये भी बात गलत है आपका, उसके आम गौरव तथा आत्मसम्मान को आकर्षित करना, बल्कि क्या होता है सकारात्मक प्रेरक कहने के बाद उसके जो उद्दीपक होते हैं, जो उद्दीपन दिखाई देते हैं, उसका क्या करना, हमको खुलकर प्रयोग करना है। एक बच्चे के सामने क्या होता है, जब कोई चीज रखा जाता है, उद्दीपक क्रिया होती है, तो उसमें बच्चा क्या करता है, अपने सामने कोई भी चीजें अगर रखी जाती है तो उसको देखकर आसानी से संपूर्ण अवलोकन करके क्रियाकलाप करके उस चीज को क्या करता है, वो आसानी से सीखता है। तो साथियों कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन जो हमारा बी दिया है क्या होगा, इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है अंतिम रूप में कक्षा कक्ष में अप्रेरणा की कुंजी क्या है। अंतिम रूप में कक्षा कक्ष में अभिप्रेरणा की कुंजी क्या है। ऑप्शन ए दिया है विषय वस्तु में निहित रुचि, बी दिया है अध्यापक का व्यक्तित्व, सी दिया है पाठचर्यात्मक अनुभवों की उपयुक्तता, और डी दिया है कक्षा कक्ष का वातावरण, भावात्मक वातावरण। बहुत अच्छी बात साथियों। अंतिम रूप में कक्षा कक्ष की क्या पूछा है, अप्रेरणा की कुंजी क्या हो सकती है। अंतिम रूप में कक्षा कक्ष की अप्रेरणा की कुंजी क्या हो सकती है, क्या विषय वस्तु में निहित रुचि हो सकती है कक्षा कक्ष में प्रेरित करने के लिए, तो बात सही है कुछ हद तक। फिर अध्यापक का व्यक्तित्व, ये भी बात सही है। पाठचर्यात्मक अनुभवों की उपयुक्तता भी बल, और सबसे सटीक अगर हम कहें तो इसका उत्तर क्या होगा, कक्षा कक्ष का भावात्मक वातावरण। एक बच्चा अगर कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा होगा, हमारा भावात्मक होगा, तो बच्चा क्या होगा, उसमें आसानी से कोई भी चीज अपने मतलब खुले मन से उसको क्या करेगा, एकदम खुलकर उस चीज को सीखेगा, समझेगा, और क्या करेगा, एक शिक्षक से प्रश्न पूछेगा। बाकी पाठ सहगामी क्रियाएं समूहों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, सहपाठियों के द्वारा उसमें आसानी से चलेंगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन जो डी दिया हमारा कक्षा कक्ष का भावात्मक व्यवहार या वातावरण, यही क्या होगा। अगर हम कक्षा कक्ष में बच्चे का वातावरण जो क्या हो, एक भावात्मक रहेगा, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा और शिक्षक दोनों क्या होंगे, उसमें सक्रिय होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य परिपक्वता से पूर्व दिया गया प्रशिक्षण आमतौर पर क्या होता है, क्या प्रभाव डालता है। कहा क्या साथियों, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। सामान्य परिपक्वता से पूर्व, जैसे बच्चा क्या है सामान्य परिपक्व ने, उससे पूर्व अगर उसको क्या किया जाए, प्रशिक्षण दे दिया जाए। बच्चा भी ध्यान दीजिएगा, बच्चा भी परिपक्व नहीं हुआ, सीखने के लिए कोई भी चीज अभी वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, और उसको क्या किया जाए, हम प्रशिक्षण दे दे, चलो तुमको सिखा रहे हैं बच्चों, तुम इस चीज को सीखो, ऐसे ऐसे करना, इस चीज को ऐसे देखना, ऐसे करना है। तो क्या करेगा बच्चा, क्या उस पर क्या प्रभाव डालेगा, ध्यान से देखिए साथियों। क्या सामान्य कौशलों का निष्पादन के संदर्भ में अत्यंत लाभकारी होता है, दिया साथियों समग्र रूप में हानिकारक होता है, सी दिया अंतिम दृष्टि से लाभकारी होता है, डी दिया लाभकारी हो या हानिकारक इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया गया है। तो साथियों क्या होगा, अगर हम कहें किसी बच्चे को अगर क्या करने, अगर उस चीज के बारे में न जानता हो और हम क्या करें उसको पहले ही हर चीजें पूरा बता दें, नहीं तुम ये करो, अभी उसके बारे में क्या पूर्ण रूप से तैयार ही ना हो, तो क्या उसका कभी लाभकारी उस पर असर पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा साथियों, क्योंकि बच्चा क्या अभी सामान्य रूप से परिपक्व नहीं है, और उसे क्या किया जा रहा है, प्रशिक्षण पहले ही दिया जा रहा है, बाद में बच्चा क्या होता है, परिपक्व होता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा समग्र रूप में क्या करता है, हानिकारक प्रभाव डालेगा। कैसा प्रभाव डालेगा, बच्चे पर कैसा प्रभाव डालेगा, हानिकारक प्रभाव डालेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक विकास तथा अनिवार्यता किसका मामला है। सामाजिक विकास तथा अनिवार्यता किसका मामला है साथियों, दिया है ऑप्शन ए दिया है सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षाओं से अनुरूपता, बी दिया है सामाजिक सुरक्षा तथा स्वीकार की उपलब्धि, सी दिया है अपने परियोजनों तथा सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों परियोजनों का समाकलन या संगठन, और डी दिया साथियों सामाजिक कौशलों का विकास। तो सामाजिक विकास अनिवार्यता किसका मामला है, क्या सामाजिक विकास अपेक्षाओं का अनुरूप होता है, क्या सामाजिक सुरक्षा तथा स्वीकरण की उपलब्धि होती है, सामाजिक कौशलों का क्या विकास होता है कि साथियों अपने परियोजनों तथा सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों का समाकलन, अर्थात क्या होता है उसमें संगठन होता है। हमारा ज्यादा सटीक उत्तर कौन सा लग रहा है, ऑप्शन सी जो दिया है क्या होगा हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा कक्ष का अनुशासन किसके उन्नयन के लिए अभिमुख होना चाहिए। कक्षा कक्ष का अनुशासन किसके लिए अभिमुख होना चाहिए साथियों, दिया सामाजिक अनुरूपता, बी दिया स्वनिर्देशन, सी दिया व्यक्ति तथा सामाजिक समंजन, और डी दिया है स्वीकार कक्षा कक्ष। तो कक्षा कक्ष का अनुशासन किसके लिए उन्नयन के लिए अभिमुख करेगा, किसके लिए उन्नयन के लिए क्या करेगा साथियों, अभिमुख करेगा, अभिमुख होना चाहिए साथियों। इसमें क्या होता है इसको देख लेते हैं हम, इसमें क्या क्या चीजें होती है, क्या सामाजिक अनुरूपता होता है
कच्चा अगर अनुशासन के लिए उन्नयन का अभिमुख करना चाहिए तो उसमें क्या होता है? क्या सामाजिक अनुरूप सामाजिक की बात नहीं करता, ना स्वनिर्देशन की बात करता है, न व्यक्तिक और समंजन की बात ही नहीं करता है, बल्कि इसमें क्या होते हैं? स्वीकार कच्चा कच्च व्यवहार होते हैं। इसमें क्या होते हैं? स्वीकार कच्चा कच्च क्या होते हैं? व्यवहार इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। क्योंकि किसी भी कच्चा का अनुशासन उसके उन्नयन के लिए, अभिमुखता के लिए क्या होनी चाहिए? उसकी जो स्वीकार कच्चा कच्च की प्रक्रिया होती है उसके व्यवहार पर क्या होती है? आधारित होनी चाहिए। हमारा जो डी ऑप्शन दिया है क्या होगा? सही होगा। फिर दिया है दो लड़कों में प्रत्येक की बुद्धि लब्धि 120 है, इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है क्या होते हैं दो बच्चे? क्या हुआ? ऑप्शन ए दिया है हाई स्कूल तथा कॉलेज में दोनों सफल रहेंगे, इन लड़कों की मानसिक आयु समान रहेगी। दिया है दोनों की अभिक्षमता ही प्रकार की होगी, एक जैसी होगी। डी में उपयुक्त में से कोई कथन, तो उपयुक्त में से कोई और दोनों की अभिक्षमता की बात ही नहीं है, हाई स्कूल कॉलेज नहीं होते। इसमें क्या होता है? इन लड़कों की मानसिक आयु क्या होती है साथियों? समान होती है। इनकी मानसिक आयु क्या होगी? समान होती है। और क्या होता है? सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे क्या होता है? 100। क्या सूत्र होता है हमारा इसमें जो इनका निकाला जाता है? बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है साथियों, तो एक इसमें क्या होंगे? इन लड़कों की क्या होगी? मानसिक आयु हमेशा क्या होगी? इन लड़कों की समान होगी। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? हमारा जो बी आंसर दिया ये क्या होगा? सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक चिंतन का निर्णायक पक्ष क्या होता है? वैज्ञानिक चिंतन का निर्णायक पक्ष क्या होता है साथियों? दिया ऑप्शन ए दिया है समस्या, बी दिया है साथियों क्या? परिणाम, और सी दिया है विधि, और डी दिया है परिकल्पना। तो वैज्ञानिक चिंतन के निर्णायक हम किसमें कर सकते हैं? किसमें कर सकते हैं साथियों? जो परिकल्पना होती है आपकी, परिकल्पना जो होती है उसमें क्या होते हैं? वैज्ञानिक जो निर्णायक होते हैं उसका जो पक्ष होता है, वैज्ञानिक पक्ष क्या होता है? क्योंकि समस्या तो उसमें वैज्ञानिक चिंतन में शामिल होगी, विधि भी शामिल होगी, परिणाम भी शामिल, लेकिन परिकल्पना क्या होते हैं? जो कल्पना की जाती है हमारी, वो क्या होते हैं? मुख्य रूप से उसके चिंतन में शामिल होते हैं। क्योंकि क्या चिंतन कैसे करेंगे? हम किसी चीज के बारे में एक परिकल्पना क्या बनाते हैं? कल्पना करते हैं ना। कल्पना करके क्या करते हैं? उसको सोचते हैं, तर्क करते हैं, चिंतन आदि चीजें करके उसमें क्या करते हैं? हमको शामिल होते हैं। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा ये क्या होगा? परिकल्पना ही सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। दिया अध्यापक द्वारा श्रव्य दृश्य साधनों को किस रूप में समझना चाहिए? अध्यापक द्वारा श्रव्य दृश्य साधनों को किस रूप में समझना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है परंपरागत अध्यापन का अनुकल्प, बी दिया है अध्यापन के लिए प्रयुक्त अन्य युक्तियों का संपूरक, सी दिया है ऐसी युक्ति जो अध्यापक की तैयारी का समय बचाती हो, डी दिया है कक्षा का नित्यक्रम लीक से अलग एक सुखदायी परिवर्तन। तो सुखदायी परिवर्तन की बात ही नहीं है। बाकी अध्यापक समग्र श्रव्य सामग्री किस रूप में? परंपरागत अधिगम का अनुकल्प, बात सही है, भी उतनी कर, लेकिन इसमें क्या होता है? एक शिक्षक का क्या करता है? अध्यापक की तैयारी का क्या करता है? हमारी जो शिक्षण सामग्रियां होती हैं ये क्या करती है? समय को क्या करती है? ऐसी युक्ति जो अध्यापक की तैयारी का क्या करती हैं? समय को बचाती हैं साथियों। यही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्योंकि हम शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कब करते हैं? जब बच्चे का क्या होता है? सीखने में रुचि नहीं होती है, तब एक शिक्षक क्या करता है? ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है जिससे बच्चे का क्या होता है? रुचि लगती है, क्षमता योग्यता आदि क्या होती है उसमें लगती रहती है। तो साथियों अध्यापक की ये क्या करेगी? बच्चे की तैयारी का समय बचाती है। और श्रव्य दृश्य सामग्री जो साधन हमारे दिए गए हैं इससे बच्चा क्या करता है? कोई भी चीजें आसानी से इसको सीखता है। तो हमारा सी ऑप्शन जो होगा वही क्या होगा? सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर नामक प्रतिवेदन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? एक प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर जो हमारा नामक प्रतिवेदन को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया है कोठारी आयोग प्रतिवेदन, इसके बाद बी दिया है आचार्य राममूर्ति प्रतिवेदन, सी दिया है यशपाल समिति प्रतिवेदन, और डी दिया है जनार्दन समिति। तो एक प्रबुद्ध तथा एक मानवीय समाज की ओर ये किसने दिया है? तो हमारे आचार्य राममूर्ति समिति। आचार्य राममूर्ति समिति आपकी कब आती है? 26 दिसंबर 1990 को। कब आती है? 26 दिसंबर 1990 को। इसमें जो आचार्य राममूर्ति हमारे होती है ये क्या करते हैं? ये समिति गठन करते हैं 26 दिसंबर 1990 को। और इसमें क्या करते हैं? एक प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज को नामक प्रतिवेदन को किसने दिया? ये ऐसी लाइन डायरेक्ट आपको परीक्षा में पूछी गई है साथियों। तो इसको क्या किया? हमारे आचार्य राममूर्ति नाम जो है उनके द्वारा दिया गया 26 दिसंबर 1990। और इसमें इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इसमें 6 उप समितियां बताई हैं। कितनी उप समितियां बताई? 6 उप समितियां इन्होंने इसमें बताई हैं। 6 उप समितियां भी
बताई है इसमें। तो साथियों कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी हमारा जो दिया यही क्या होगा इसमें सही होगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, हम देखते हैं हमारा क्या दिया है। अगला प्रश्न, एक अध्यापक यह महसूस करता है कि उसके विद्यार्थी उसके अध्यापन से संतुष्ट नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए? एक अध्यापन यह महसूस करता है कि उसके विद्यार्थी उसके अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों को सलाह दे कोई प्राइवेट ट्यूशन लगा ले। बी दिया है उसे स्वयं से एक रिफ्रेशर कोर्स करना चाहिए ताकि उसका अध्यापन सुधर जाए। सी दिया है कोई और नौकरी ढूंढ ले। डी दिया है मुख्य अध्यापक से प्रार्थना करे कि उसके अध्यापक कक्षा बदल दे। तो ये सब चीजें कैसे हैं? नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? एक अध्यापक यह महसूस करता है कि जो कुछ भी वो पढ़ा रहा है विद्यार्थी उसके अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया से क्या होते उसकी प्रक्रिया से क्या हो संतुष्ट नहीं है, तो इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन जो दिया है उसे स्वयं एक रिफ्रेश कोर्स उत्पन्न कराना चाहिए ताकि उसका अध्यापन, जैसे अभी बताया ना साथियों कि क्या होती है कि बच्चा कभी नहीं फेल होता है, फेल क्या होती है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। एक शिक्षक जो अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को लेता है वही क्या होती है? फेल होती है हमेशा। तो ऐसे में उसको रिफ्रेश कोर्स उसके जो जानना चाहिए, उसको किस चीज में कमी है उसकी कमियों को जानना चाहिए और हमको क्या करना है? उसका निदान करना चाहिए। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में जिस शिक्षण विधि से वो सीख रहा है उसको आसानी से बताया जाना चाहिए। ऑप्शन जो बी दिया हमारा वही क्या होगा? सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। यदि विद्यार्थियों का एक समूह आपकी कक्षा से प्रायः अनुपस्थित रहता है तो आप इस स्थिति में कैसे निपटेंगे? यदि विद्यालय का एक समूह आपकी कक्षा से अनुपस्थित रहता है, प्रायः क्या रहता है? एक बच्चा आपकी कक्षा से क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है, विद्यालय से अनुपस्थित रहता है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? इस मामले की रिपोर्ट प्राचार्य से करेंगे। बी दिया है विद्यार्थियों के माता पिता को सूचित करेंगे। सी दिया है क्रियात्मक शोध करेंगे। डी दिया है उन विद्यार्थियों को उनके हाल पर छोड़ देंगे। तो ये सब चीजें नहीं करनी साथियों, रिपोर्ट प्रचार से करेंगे, बल्कि क्या होता है? उनकी कमियों को जानना और उसका क्या करना? निदान करना, उसके जानने का अवसर प्रदान करना। नहीं, क्रियात्मक शोध कहने का तात्पर्य क्या होता है कि उसके बारे में शोध करेंगे, क्रिया करेंगे, कोई भी चीजें बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है, क्यों विद्यालय छोड़ रहा है, क्या कमी है, किस चीज के बारे में, तो हम इस चीज को सबसे पहले इस चीज को जानेंगे। बाकी ये सब चीजें तो ऐसे आपके नकारात्मक दिए गए हैं, तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा ये क्या होगा? इसमें सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों के सेक्शन ए बी सी तथा विद्यार्थियों की घटती हुई योग्यता के आधार पर बनाए गए तीव्र, सामान्य तथा कमजोर, इनमें से आप किस सेक्शन पढ़ाना चाहेंगे? एक विद्यार्थियों का सेक्शन है स्कूल में, ए बी सी एक सेक्शन है जिसमें विद्यार्थियों की घटती हुई योग्यता के आधार, बच्चों घटती हुई योग्यता के आधार पर कैसे बच्चे हैं? तीव्र बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं और कमजोर बच्चे हैं। इनमें से आपको एक शिक्षक होने के नाते आपको अगर पढ़ाना होगा तो किस शिक्षक किस कक्षा को आप पढ़ाएंगे? क्या ए को पढ़ाएंगे, क्या बी को पढ़ाएंगे, क्या सी को पढ़ाएंगे, किसी भी सेक्शन को? तो साथियों हमारी समावेशी शिक्षा क्या कहती है? बच्चे कैसे भी हो सबको क्या करना? समान अवसर उपलब्ध कराना। किसी धर्म समुदाय कैसे भी आते हैं, कक्षा में क्या होता है? सभी बच्चे उनके लिए क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ए बी सी की बात, बल्कि हमको किसी भी सेक्शन से बच्चे मिलेंगे उसको हम क्या करेंगे? पढ़ाएंगे साथियों, क्योंकि हमारे लिए क्या होता है? सभी बच्चे क्या होते हैं? समान होते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन होगा, यही क्या होगा? इसमें सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनसीईआरटी का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनसीईआरटी का कार्य नहीं है? दिया है ए विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तक लिखना। बी दिया है विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षाओं का संचालन करना। सी दिया है विद्यालय शिक्षा में होने वाले शोध कार्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। कौन सहायता? वित्तीय सहायता साथियों। और डी दिया है शिक्षा नीतियों पर सरकार को सलाह देना। तो ये एनसीईआरटी का हमारा कार्य क्या है साथियों? इसकी स्थापना कब होती है? तो 1961 में। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1961 में। 1961 में। तो इसमें क्या होता है देखते हैं साथियों। क्या विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तक लिखना, तो ये सब चीजें शामिल होती हैं। विद्यालय सर्टिफिकेट संचालन, बल्कि वित्तीय सहायता कोई बात नहीं करता। हमारा एनसीईआरटी जो है क्या करता है? विद्यालय शिक्षा में होने वाले शोध कार्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऐसी वो कोई बातें नहीं करता है। तुम्हारा जो सी ऑप्शन होगा ये क्या होगा? सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है? दिया है 28, बी दिया 29, सी दिया 30 और डी दिया 31। तो संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों की बात करता है? तो साथियों कौन सा अनुच्छेद होगा? हमारा
29 अनुच्छेद होगा। बाकी आपका क्या होता है 28 में क्या होगा, धार्मिक शिक्षा के बारे में बताया गया है, धार्मिक इसको बता, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी जो ऑप्शन दिया 29। ये क्या, अल्पसंख्यक बारे में शैक्षिक अधिकारों सुरक्षा प्रधान भारतीय संविधान जो अल्पसंख्यकों की बात कौन सा अनुच्छेद करता है आपका, तो अनुच्छेद 29 करता है साथियों। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है 2 अक्टूबर, बी दिया है 11 नवंबर, सी दिया है 30 जनवरी और डी दिया है 31 मार्च। तो राष्ट्रीय, ये हमारे साथी देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की शुरुआत कब होती है, तो हमारे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो हमारे थे, उनके जन्म दिवस पर क्या कहता है, इसको मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था, ये 2008 से, कब से मनाया जा रहा है, 2008 से उनके जन्म दिवस के अवसर पर ये क्या होता है, मनाया जाता है हमेशा। और कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को ये क्या होता है, मनाया जाता है। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कक्षा में सीटिंग प्लान के लिए सर्वोत्तम मानदंड क्या हो सकता है, किसी कक्षा में सीटिंग प्लान के लिए सर्वोत्तम मानदंड क्या हो सकता है। दिया है विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, बी दिया विद्यार्थियों के साथ व्यक्तित्व, सी दिया है बच्चों की लंबाई तथा दृष्टि की तीव्रता, डी दिया बुद्धि तथा प्रेरणा। तो कक्षा हमको सीटिंग प्लान करना है तो बुद्धि तथा प्रेरणा स्तर की बात ही नहीं है, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत बात नहीं है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, बल्कि क्या होता है बच्चों की लंबाई तथा दृष्टि की तीव्रता। कक्षा में बच्चों क्या होना है, शिक्षक के आगे, मतलब जो बच्चे छोटे हैं उनको क्या करना है, शिक्षक को आगे बैठाना चाहिए, ताकि क्या कर सके बच्चे अधिगम अध्यापन प्रक्रिया आसानी से कर सके, बिना हिचक क्या करे प्रश्न पूछ सके, और शिक्षक का हाव भाव क्या होता है उनके आसानी से वो क्या कर सकते हैं, नोटिस कर सके, उस चीज को देख सके। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, भले जो छोटे बच्चे हैं, जो कमजोर बच्चे उनको क्या करना, आगे बैठाना, बाकी सब बच्चे सीटिंग प्लान पीछे। तो ऐसे से क्या होती है, हमारा जो कौन सा ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन दिया है यही क्या होगा, सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते समय अध्यापक को, विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते समय क्या होना चाहिए, अध्यापकों को क्या होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, नरम होना चाहिए, वस्तुगत या यथायथ होना चाहिए, बीच का न अधिक कठोर न अधिक नरम होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, कठोर होना चाहिए, नरम होना चाहिए, ये सब बातें नहीं है, बल्कि उसे बीच का न अधिक कठोर न अधिक नरम होना चाहिए, बल्कि एक शिक्षक को क्या करना है, निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। अगर कॉपी जांच रहा है तो उसको क्या करना है, निष्पक्ष एकदम जांच करनी चाहिए। तो हमारा जो डी ऑप्शन दिया है क्या होगा, इसमें सही होगा, निष्पक्ष जांच करना। ऑप्शन देखते हैं, अगला बढ़ते हैं, यदि किसी परीक्षा में आपकी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी असफल हो जाएं तो आप इसका दायित्व किस पर डालेंगे। यदि किसी कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी क्या हो, असफल हो जाएं तो आप इसका दायित्व किस पर डालेंगे साथियों। ऑप्शन ए दिया है विद्यालय में उपलब्ध कमजोर सुविधाएं, बी दिया है अधिकारिकी की कमजोर योजना, सी दिया है आपकी अपनी शिक्षण विधि, और डी दिया है बच्चों की पढ़ाई में लापरवाही। तो विद्यालय में उपलब्धता, कमजोर सुविधाएं, ये सब चीजें नहीं होती हैं अगर आपकी कक्षा में विद्यार्थी असफल हो रहे हैं। आधिकारिक कमजोर योजना भी नहीं होगी, बच्चों की पढ़ाई में लापरवाही, बल्कि क्या होगी, आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या हुई, फेल हुई साथियों। इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि बच्चा फेल नहीं होता, बल्कि क्या फेल होता है, सिस्टम फेल होता है। इस चीज को नोट करिएगा और इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसमें आपकी अपनी शिक्षण विधि जो होगी, एक शिक्षक को सिखाने के लिए क्या होती है, उसकी जो शिक्षण विधियां होती हैं वो फेल होती है, लेकिन बच्चा कभी फेल नहीं होता है। तो हमको सुधार किसमें करनी है, हमारी जो शिक्षण विधियां, हमारी जो शिक्षण विधियां बनाई गई, शिक्षण सूत्र बनाए गए हैं, हमको उसको सही करनी है। तो इसमें क्या होगी, आपकी अपनी शिक्षण विधि फेल हुई, हमारा जो सी ऑप्शन दिया है क्या होगा, सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम का मुख्य प्रयोजन क्या होता है। अधिगम का मुख्य प्रयोजन क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है सामाजिक समायोजन, बी दिया है व्यवहारिक रूपांतरण अर्थात संशोधन, डी दिया है ज्ञानार्जन और सी दिया है ज्ञानार्जन, डी दिया है कौशलों का विकास। तो अधिगम का मुख्य प्रयोजन क्या होता है साथियों, कौशल का विकास तो होता ही होता है, ज्ञानार्जन भी होता है, बल्कि क्या होता है, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, अधिगम का अर्थ ही होता है व्यवहार में परिवर्तन। क्या होता है, व्यवहार में वांछित परिवर्तन जो भी होते हैं वो किसके द्वारा, हमारे अधिगम के द्वारा होते हैं साथियों। क्योंकि कोई भी चीजें हम क्या करते हैं, सीखते हैं, अधिगम प्रक्रिया करते हैं, तो क्या होते हैं, हमारे व्यवहार से हमेशा क्या होता है, जुड़ा होता है। हम अपने व्यवहार में लेकर उस चीज को सीखते हैं, तो सीखना हमारे लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, ठीक है, सुसाध्य माना जाता है। बच्चा क्या करता है, कोई भी चीजें अपने व्यवहार करके, क्रियाकलाप करके सीखता है। हमारा जो बी ऑप्शन होगा वही क्या होगा, सही होगा। तो साथियों ये थे टॉप 25 जो हमारे प्रश्न दिए गए थे, अभी जो प्रीवियस ईयर जो हमारे प्रश्न पत्र आए हुए थे,
तो ये थे टॉप 25 प्रश्न, आप इसको जरूर देखें। और कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं, हम आगे आपको प्रश्न कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, आपको कैसे कैसे प्रश्न मिलेंगे। तो साथियों पहले हमारे क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर। आप लोग शेयर जब करते हैं साथियों तो एक हमको क्या होती है, नई ऊर्जा मिलती है। एकदम धुआंधार शेयर करिए, गर्दा गर्दा कर दीजिए साथियों। ठीक है साथियों, एकदम लग जाइए, ऐसा शेयर मतलब जो बच्चे तक नहीं पहुंचा सब तक पहुंचाइए। ठीक है, क्योंकि हमारी टीम आप लोगों के लिए निरंतर लगी हुई है साथियों। एकदम धुआंधार शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उसको। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।